दोस्तों, जहां भारत आज पूरी दुनिया के सामने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना लिए विश्व गुरु बन खड़ा है, वहीं आज इसके दो सबसे करीबी पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान अपने बुरे समय से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान तो दिवालिया हो ही चुका है, लेकिन बांग्लादेश की इकोनॉमी भी नीचे गिर रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि एक वक्त भारत को पीछे छोड़ने वाले बांग्लादेश के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज वो इतने बुरे हालात का सामना कर रहा है। क्यों टूटी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़? क्या है इसके पीछे की वजह? क्या सीख सकता है भारत इससे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। श्रीलंका की इकोनॉमी बेपटरी होने के बाद अब हालात पड़ोसी देश बांग्लादेश के भी बिगड़ रहे हैं। पिछले 2 दशक से तेजी के साथ आगे बढ़ी अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। खासकर 2017 के बाद से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ने जिस तरह से गति पकड़ी थी उस पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। बांग्लादेश की ये हालत पच इसलिए नहीं रही है क्योंकि 2020 में इस देश ने पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत को भी पीछे छोड़ दिया था। अब संकट ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आगे हाथ फैलाने पड़े और IMF ने $4.5 बिलियन यानी 37,000 करोड़ रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का ऐलान भी कर दिया है। उधर देश में बढ़ रहे इकोनॉमिक क्राइसिस को भुनाने के लिए विपक्षी बांग्लादेश नेशनल पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन और रैलियां कर रही है। पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर आवामी लीग सरकार और उसकी नेता प्रधानमंत्री शेख हसीना पर हमलावर है। बांग्लादेश का इतिहास सन 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो इस देश का एक हिस्सा, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, इससे अलग हो गया। ये पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना और उस समय शायद ही किसी ने सोचा हो कि ये छोटा सा देश अपने दुश्मन से कहीं आगे निकल जाएगा। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से बांग्लादेश भी आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहा है, मगर संकट के बावजूद पाकिस्तान से इसकी स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है। इसके इकोनॉमिक क्राइसिस में होने के बाद भी इसकी GDP पाकिस्तान से कहीं आगे और महंगाई भी काफी कम है। इकोनॉमिक क्राइसिस में होने के बाद भी बांग्लादेश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पाकिस्तान के लिए सपने के जैसा है। सन 1990 के दशक में पाकिस्तान अपना कंपैरिजन भारत से करता था। कई लोग मानने लगे थे कि इस मुल्क में कई संभावनाएं हैं जो उसे भारत के स्तर पर ला सकती हैं। कई लोग इस तरह की बातें भी करने लगे थे कि कैसे ये दो साउथ एशियन देश आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे। दोनों ही देशों की GDP एक जैसी थी और दोनों के आर्थिक तरक्की के आंकड़े भी कुछ आगे ही पीछे होंगे। भारतीय रुपया मजबूत था लेकिन पहुंच में था। सिर्फ 2 दशकों में ही तस्वीर बदल गई। अब भारत के साथ तो पाकिस्तान की तुलना ही नहीं की जा सकती थी, मगर बांग्लादेश भी उससे आगे निकल गया था, जो हिस्सा पाकिस्तान से ही अलग होकर एक देश बना था। अब वही से अर्थव्यवस्था के मामले में टक्कर देने लगा था। जिस 2 टके को मजाक में लिया जाता था, उसी टके ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाना शुरू कर दिया था। साल 2008 से ही बांग्लादेश का टका मजबूत हो रहा था और पाकिस्तान का रुपया कमजोर होता जा रहा था। बांग्लादेश निवेशकों की पसंद बन रहा था और पाकिस्तान को आतंकवाद की वजह से बेइज्जती झेलनी पड़ रही थी। किसी भी देश की मुद्रा उसकी आर्थिक स्थिति को बयां करती है। उसका कमजोर होना साबित करता है कि वो देश अब अपना आकर्षण खो रहा है। जर्मनी की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी की तरफ से सलाह दी गई है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल कंपनियों को पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है। उसे बांग्लादेश की तर्ज पर ही सुरक्षा के मानकों को बढ़ाना होगा। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो शायद टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों की माने तो सन 1971 के बाद से बांग्लादेश की GDP $8.75 अरब से बढ़कर साल 2021 में $416 अरब पर पहुंच गई थी। वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो साल 2021 में इसकी GDP $348.26 अरब पर थी। साल 1971 में यह आंकड़ा $10.67 अरब था। अब बात करते हैं बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय के बारे में। बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय $2,503 है और पाकिस्तान की तुलना में ये पूरे 60% ज्यादा है। पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति आय $1,538 है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय $34 अरब है। पाकिस्तान की आबादी 225 लाख है, जबकि बांग्लादेश की आबादी 166 लाख है। बांग्लादेश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 73 साल है, जबकि पाकिस्तान में 67 साल है। बांग्लादेश में 96% लोगों के घरों में बिजली है, जबकि पाकिस्तान में आंकड़ा 75% है। पर अब हालात आप तो जानते ही होंगे। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी बांग्लादेश के पाकिस्तान से आगे निकलने की। लेकिन आइए अब जानते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश के हालात इतने बिगड़ गए। बांग्लादेश की इकोनॉमी क्यों हुई बर्बाद? अब देखिए दोस्तों, खास बात यह है कि बांग्लादेश की बिगड़ती इकोनॉमी की वजह इस बार सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP नहीं है। GDP के लिहाज से बांग्लादेश लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आंकड़ों के हिसाब से 2020 में बांग्लादेश की GDP
3.4% रही थी। 2021 में ये बढ़कर 6.9 हो गई थी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर दिक्कत कहाँ है? आइए आपको बताते हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या राजनीतिक अस्थिरता। बांग्लादेश एक डेवलपिंग कंट्री है जिसने सालों से कई राजनीतिक और इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना किया है। देश ने पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए संघर्ष किया है। बांग्लादेश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का देश के आर्थिक संकट पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा है। बांग्लादेश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करने वाले मेजर फैक्टर्स में से 1-2 मुख्य राजनीतिक दलों, आवामी लोग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच लगातार राजनीतिक संघर्ष है। ये पॉलिटिकल राइवलरी अक्सर हिंसक विरोध, हड़ताल और प्रदर्शनों की ओर ले जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में रुकावट पैदा होती है और आर्थिक विकास में बाधा होती है। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के परिणाम स्वरूप कमजोर और इनफेक्टिव सरकारों का फॉर्मेशन हुआ है, जो इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लागू करने में असमर्थ है। देश ने अतीत में कई तख्तापलट और मिलिट्री इंटरवेंशंस का एक्सपीरियंस किया है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में विश्वास की कमी हुई है। इसका इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के इतिहास वाले देश में निवेश करने से हिचकिचाते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का बांग्लादेश के फाइनेंशियल सेक्टर पर भी सीधा प्रभाव पड़ा है। देश का बैंकिंग सेक्टर अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का इस क्षेत्र की स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी पर बड़ा मेजर इम्पैक्ट है। उदाहरण के लिए, बैंकिंग क्षेत्र के अंदर वाइड स्प्रेड करप्शन और मिसमैनेजमेंट के परिणाम स्वरूप कई फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हुए हैं, जिनमें कई बैंकों की विफलता और देश की मुद्रा का डिवैल्यूएशन शामिल है। इसके अलावा जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की कमी के कारण पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का भी अर्थव्यवस्था पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है। बार बार होने वाली हड़तालों, विरोध प्रदर्शनों और सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन के कारण फूड, फ्यूल और दूसरी बेसिक नेसेसिटीज की कमी हो गई है, जिसका अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। वस्तुओं और सेवाओं की कमी ने मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को जन्म दिया है, जिससे आर्थिक विकास में और बाधा आ रही है। इसके अलावा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण भी विदेशी निवेश में कमी आई है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की कमी और रिजल्टिंग अनसर्टेनिटी ने फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोनर्स को बांग्लादेश में निवेश करने से सावधान कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप विदेशी निवेश में कमी आई है। इसके अलावा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर प्रभाव पड़ा है। लगातार राजनीतिक विरोध, हड़ताल और प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप चल रहे प्रोजेक्ट्स में डिस्ट्रप्शन हुआ है, जिसके कारण देरी हुई है और प्रोजेक्ट की कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है। नंबर 2, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कमी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बन गया है। इन सालों में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया और इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में एफडीआई का प्रमुख योगदान रहा है। हाल के सालों में हालांकि देश ने एफडीआई में महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव किया है, जिसने इसकी अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है और मौजूदा आर्थिक संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एफडीआई की कमी के कारण कैपिटल की कमी हुई है, जिसने देश के विकास और ग्रोथ को बाधित किया है। बांग्लादेश में टैलेंटेड, एजुकेटेड और एम्बिशियस वर्कफोर्स का एक बड़ा पुल है, लेकिन देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए जरूरी कैपिटल के बिना ये पूरी तरह से अपनी क्षमता का एहसास नहीं कर सकता है। कैपिटल की कमी ने बिजनेसेस के विकास को भी प्रभावित किया है और एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपने वेंचर्स को शुरू करना और बढ़ाना मुश्किल बना दिया है। इससे नए बिजनेसेस की संख्या में गिरावट आई है और इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के लोगों के लिए नौकरियों और इनकम का नुकसान हुआ है। इसके अलावा एफडीआई की कमी से देश के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी और कॉम्पिटिटिवनेस में कमी आई है। इससे बांग्लादेश के लिए ग्लोबल मार्केट में दूसरे देशों के साथ कम्पीट करना मुश्किल हो गया है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की उसकी एबिलिटी कम हो गई है। नतीजन देश के एक्सपोर्ट्स में गिरावट आई है, जिसने व्यापार के बैलेंस को चोट पहुंचाई है और मौजूदा इकोनॉमिक क्राइसिस में योगदान दिया है। एफडीआई की कमी से विदेशी मुद्रा की अवेलेबिलिटी में भी गिरावट आई है, जिससे बांग्लादेश के लिए जरूरी गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया है। इसने देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है और बिजनेसेस के लिए ग्रो करना और सफल होना मुश्किल बना दिया है। विदेशी मुद्रा की कमी से भी बांग्लादेश के लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई है। नंबर 3, रूस यूक्रेन युद्ध। आईएमएफ की माने तो महामारी के बाद बांग्लादेश की इकोनॉमी पटरी पर आने में सबसे बड़ी मुश्किल यूक्रेन युद्ध बन गया है। इससे करंट अकाउंट घाटा बढ़ा है और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ी है और विकास दर घट गई है। रूस यूक्रेन युद्ध से कच्चे तेल के दाम पर भी असर पड़े, जिससे सभी तरह की वस्तुएं महंगी हुई और इससे इन्फ्लेशन में भी उछाल आया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2021 में जो इन्फ्लेशन 5.98% पर थी, वो नवंबर में 8.8
7.85 पर पहुंच गई। लास्ट 12 महीनों में इन्फ्लेशन बढ़ने की दर 7.48% रही, जो पिछले साल महज 5.48% रही थी। इसके अलावा बांग्लादेश का चालू खाता भी शेष घाटे में चला गया। चालू खाता शेष घाटे में तब जाता है जब निर्यात के मुकाबले आयात ज्यादा होता है। बांग्लादेश अभी तक अपनी एक्सपोर्ट अर्निंग्स पर ज्यादा निर्भर रहा है। बांग्लादेश की मुद्रा भी डॉलर के मुकाबले लगातार गिरती जा रही है। दिसंबर 2021 में एक अमेरिकी डॉलर के मुताबिक बांग्लादेशी करेंसी की कीमत 86 थी। वह वर्तमान में बढ़कर 105 तक पहुंच गई है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार में भी गिरावट आई है। पिछले साल जो मुद्रा भंडार 46,154 मिलियन डॉलर था, वो घटकर अब 33,790 मिलियन डॉलर रह गया। दरअसल बांग्लादेश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की नींव 2020 के काफी पहले के सालों में ही पड़ चुकी थी। साल 2009 में सत्ता में आने के बाद से ही शेख हसीना सरकार ने ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया था। इनमें पद्मा ब्रिज, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ढाका सिटी मेट्रो रेल, कर्णफूली टनल आदि शामिल थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स समय समय पर पूरे न हो सके, जिसके कारण इनकी लागत बढ़ती चली गई। जैसे देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पद्मा ब्रिज की लागत 2007 में 1.16 अरब डॉलर आंकी गई थी, लेकिन इसके पूरा होते होते खर्च हुआ 3.6 अरब डॉलर। रूपपुर प्रोजेक्ट का खर्च 12.65 अरब डॉलर बताया जा रहा है, लेकिन असल खर्च कितना हुआ है ये जानकारी अभी कहीं अवेलेबल नहीं है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो मूल रूप से 21 अरब डॉलर का था, फिलहाल 3.3 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। कर्णफूली सुरंग का कंस्ट्रक्शन भी 80.3 करोड़ डॉलर की मूल लागत से बढ़कर 1.03 अरब डॉलर पहुंच चुका है। भ्रष्टाचार और डूबे हुए कर्ज के कारण बांग्लादेश के बैंकों की हालत खराब है। साल 2019 में जब वहां के केंद्रीय बैंक ने कहा था डूबे हुए कुल कर्ज की मात्रा 11.11 अरब डॉलर है, तो आईएमएफ ने उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हुए वास्तविक रकम दुगनी से ज्यादा बताई थी। अगला मुद्दा पावर सेक्टर में सब्सिडी से जुड़ा हुआ है। साल 2010 से 2021 के बीच सरकार ने पावर डेवलपमेंट बोर्ड को 7.1 अरब डॉलर और 2010 से 2015 के बीच बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को 3 अरब डॉलर की सब्सिडी दी। ये तब हुआ जब बिजली और फ्यूल की कीमत कंज्यूमर्स के लिए लगातार बढ़ रही थी। सरकार के साथ निजी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स में कैपेसिटी चार्ज के ऊपर ऐसे प्रोविजन डाले गए थे, जिसके कारण सरकार को तब भी उन्हें भुगतान करना पड़ रहा था जब वे बिजली की सप्लाई नहीं कर रहे थे। नतीजतन सरकार ने पिछले एक दशक में 12 कंपनियों को 5.5 अरब डॉलर का भुगतान किया और आखिर में करप्शन से कमाई रकम का देश से बाहर जाना। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के मुताबिक 2009 से 2018 के दौरान बांग्लादेश से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में गलत इनवॉइसिंग के जरिए 8.27 अरब डॉलर की रकम बाहर भेजी गई थी। पिछले एक दशक में बांग्लादेशियों द्वारा स्विस बैंक में रखी रकम 55.1% बढ़कर 91.2 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है। जाहिर है कि इन तमाम कारणों से 2010 से 2020 के बीच जब बांग्लादेश स्वर्णिम युग में मालूम दे रहा था, उस समय दरअसल इसकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खोखली हो रही थी और इसलिए उस पर जब कोरोना और यूक्रेन युद्ध का धक्का लगा तो वो संभल नहीं पाई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दी मदद। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बांग्लादेश के लिए 4.7 अरब डॉलर के समर्थन लोन पर साइन कर दिए हैं। इससे बांग्लादेश को बड़ी राहत मिलेगी। इससे फ्यूल और फूड कॉस्ट की बढ़ती कीमतों में कुछ कमी जरूर आएगी। इस लोन से विदेशी मुद्रा संकट भी काफी हद तक कम होगा और बांग्लादेश में विदेशी मुद्रा भंडार 46 अरब डॉलर से गिरकर करीब 34 अरब डॉलर तक जा पहुंचा था। अब आईएमएफ का लोन मिल जाने का सीधा असर आम नागरिकों पर देखने को मिलेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना तो कुछ और ही है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इस राहत से बांग्लादेश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हल नहीं होंगी। ये प्रॉब्लम्स अब काफी गंभीर रूप ले चुकी हैं। बांग्लादेश के मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि मंजूर हुए कर्ज की रकम 10 फरवरी तक उन्हें मिल जाएगी, लेकिन इकोनॉमिस्ट्स इस घटनाक्रम पर उत्साहित नहीं है। उन्होंने ध्यान दिला दिया है कि बांग्लादेश को कर्ज की पहली किस्त के रूप में 47 करोड़ 60 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि देश को हर महीने 1.5 बिलियन डॉलर इंपोर्ट बिल के रूप में चुकाने पड़ रहे हैं। बांग्लादेश के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एक मिली जुली तस्वीर पेश करते हैं। कुछ इंडिकेटर्स सिचुएशन में सुधार की झलक दे रहे हैं। मसलन पिछले नवंबर और दिसंबर में बांग्लादेश को कुल एक्सपोर्ट से होने वाली आमदनी में तेजी से सुधार हुआ, लेकिन गारमेंट्स में एक्सपोर्ट की कंडीशन अच्छी नहीं है। देश में विदेशी मुद्रा आने का एक और मेजर सोर्स विदेशों में रहने वाले बांग्लादेशियों की तरफ से भेजे जाने वाली रकम है। इसमें भी हाल के महीनों में सुधार हुआ है, लेकिन कई मोर्चों पर सरकार के सामने ऐसे फैसले लेने की चुनौती बनी हुई है जिससे सत्ताधारी पार्टी लोगों में अनपॉपुलर हो सकती है। इस चुनावी सालों में ऐसे फैसले लेना प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद की सरकार के लिए आसान नहीं होगा। पहले ही सब्सिडी में लगातार कटौती से गैस, केरोसिन, बिजली
और पानी के शुल्कों में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। सरकार ने बिजली की कीमत में जनवरी में 5% का इजाफा किया था। क्या भारत पर भी पड़ेगा असर? देखिए दोस्तों, अगर बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगा और रोजगार के अवसर कम होंगे तो भारत में घुसपैठियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे न सिर्फ दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर असर पड़ेगा बल्कि भारतीय संसाधनों पर दबाव भी बढ़ जाएगा, जिससे बॉर्डर स्टेट्स में अशांति पैदा हो सकती है। घुसपैठियों की परेशानी सिर्फ बॉर्डर स्टेट्स तक ही नहीं सीमित है बल्कि भारत के दूसरे राज्यों में भी इनकी बड़ी संख्या मौजूद है। दिल्ली में भी अलग अलग अपराधों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के शामिल होने के सबूत मिलते ही रहते हैं। इस तरह भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अवैध घुसपैठ का मुद्दा एक बड़ा खतरा है। भारत बांग्लादेश के साथ एक विशाल सीमा शेयर करता है जो कि जियोग्राफिकली काफी कॉम्प्लेक्स भी है और इस सीमा की दोबारा से निगरानी कर पाना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि ये सीमा तस्करी के लिए काफी वल्नरेबल है। अगर बांग्लादेश का इकोनॉमिक क्राइसिस कंट्रोल में न आया तो भारत से जरूरी वस्तुओं की तस्करी में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका निश्चित रूप से भारत की इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आज भी दोनों देशों की सीमा पशुओं, नशीली दवाइयों, हथियारों, नकली नोटों आदि की तस्करी को लेकर चर्चा में बनी रहती है। बांग्लादेश का आर्थिक संकट इसकी स्टेबिलिटी के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें